हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज के एपिसोड 181 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शी हाउ रैबिट गर्ल और गोल्डस्टोन के साथ कोल्ड वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जहाँ पे आते साथ ही उन लोगों को वहाँ पे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि पूरी तरह से बर्फ में वहाँ पे फ्रीज हो चुके थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी कोल्ड वर्ल्ड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ उन सारी मूर्तियों को देखते हुए रैबिट गर्ल शी हाउ से कहती है, तो तुम कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे ये सब इमोर्टल ऑरा से आने वाले डिजास्टर की वजह से हुआ है। इमोर्टल वैली के लोगों के साथ भी तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कहीं इमोर्टल वैली और इन लोगों का आपस में कोई रिलेशन तो नहीं था, पर अभी रैबिट गर्ल वहाँ पे ये सब बोल ही रही थी कि तभी अचानक ही वहाँ पे बादल गरजने लगते हैं और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वहाँ का पूरा मौसम ही चेंज हो जाता है, जो देखकर शी हाउ और उसके साथी भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे उस अल्टर के अंदर से कुछ एनर्जी निकलते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जाने लगती है और देखते ही देखते वो एनर्जी वहाँ पे एक पोर्टल का रूप ले लेती है, जिसके अंदर उन लोगों को वहाँ पे दिखने लगा था कि आखिर में कोल्ड वर्ल्ड के लोगों के साथ यहाँ पे हुआ क्या था। असल में कोल्ड वर्ल्ड का लीडर है इमोर्टल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक इमोर्टल बनाना चाहता था और वो इसके काफी ज्यादा करीब पहुंच भी चुका था, क्योंकि कोल्ड वर्ल्ड के लीडर के ऊपर हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी बनने लगी थी, जिसका अगर वो लीडर मुकाबला कर लेता तो वो इमोर्टल रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर सकता था। जो देखकर शी हाउ वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि जरूर इस इमोर्टैलिटी को हासिल करते हुए ही यहाँ पे इस कोल्ड वर्ल्ड में कुछ हुआ होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल्ड वर्ल्ड का लीडर बहुत ही तेजी से अपने और अपने लोगों के भविष्य के लिए उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके इरादे इतने ज्यादा पुख्ता थे कि उसने वहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन की पहली लेयर का मुकाबला करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, जिसका मतलब था कि वो लीडर पहले स्टेप में तो कामयाब हो गया था। जो देखकर तो कोल्ड वर्ल्ड के लोगों की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जैसे वो लीडर वहाँ पे सेकंड लेयर का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन ने वहाँ पे उस लीडर के साथ साथ उसके पूरे कोल्ड वर्ल्ड के लोगों को ही वहाँ पे बर्फ में जमा दिया था, क्योंकि कोल्ड वर्ल्ड का वो लीडर जो करने जा रहा था वो हेवंस के रूल के खिलाफ था। इसलिए हेवन ने उसके साथ साथ उसकी सजा उसके पूरे कोल्ड वर्ल्ड को भी दे दी थी और ये देखकर शी हाउ और वहाँ पे बाकी सभी को भी पता चल गया था कि आखिर यहाँ पे कोल्ड वर्ल्ड के लोगों के साथ हुआ क्या था। और ये सब देखकर रैबिट गर्ल वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहती है कि मैं हमेशा से सुनते हुए आ रही थी कि कोल्ड वर्ल्ड के लोग कभी भी अपनी इमोर्टल वैली से बाहर नहीं निकलते, पर मुझे ये बात कहाँ पता थी कि कोल्ड वर्ल्ड के लोग जिंदा ही कहाँ है जो वो लोग अपनी इमोर्टल वैली से बाहर निकले। लेकिन कोल्ड वर्ल्ड के लीडर को ये सब करने की जरूरत क्या थी? उसने खामखाई अपने साथ साथ अपने लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया, जिसपे गोल्डस्टोन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने एक बार किसी से सुना था कि कोल्ड वर्ल्ड के लोगों के ऊपर एक तरह की सील लगी हुई थी, जिसके चलते अगर वो लोग अपने कोल्ड वर्ल्ड से ज्यादा दूर जाते तो उनकी खुद ब खुद ही मौत हो जाया करती थी। और इसी चीज से अपने लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए कोल्ड वर्ल्ड के लीडर ने ये सब किया होगा। और इसी तरह वो तीनों वहाँ पे आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन्हें और भी काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि सभी के सभी वहाँ पे बर्फ में जम चुके थे। और उन सभी लोगों की ऐसी हालत देखकर शी हाउ भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि वो लीडर अपने लोगों को आजादी दिलवाने के लिए अपनी मंजिल के इतनी ज्यादा करीब आ गया था, लेकिन शायद हेवन को ये मंजूरी नहीं था कि इस स्मॉल वर्ल्ड को आजादी मिले। पर अगर मुझे मौका मिला इन सभी लोगों को ठीक करने का तो मैं भी हेवन के खिलाफ जाने के लिए एक पल भी नहीं सोचूंगा। शी हाउ की ये बात सुनकर वो गोल्डस्टोन वहाँ पे उस लीडर की मूर्ति को देखते हुए कहता है, ये वाकई एक महान लीडर था जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया। जरूर ये एंशिएंट टाइम में स्मॉल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर रहा होगा, क्योंकि ये इस स्मॉल वर्ल्ड में रहते हुए भी इमोर्टैलिटी को हासिल करने के कितने ज्यादा करीब पहुंच चुका था। और ऊपर से ना सिर्फ ये पावरफुल था बल्कि बहुत ज्यादा बहादुर भी था, जो कि अपने पूरे ट्राइब को आजादी दिलवाने के लिए अकेले ही हेवन के साथ लड़ गया। गोल्डस्टोन की ये बात सुनकर शी हाउ वहाँ पे उन सभी मूर्तियों को देखते हुए कहता है कि ये सभी लोग अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले महान योद्धा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम मरने के बाद इनकी सोल्स को तो आजादी मिले। और ये कहकर शी हाउ ने वहाँ पे उस लीडर की रिस्पेक्ट में अपना सर भी झुका लिया था, क्योंकि शी हाउ ऐसे लोगों की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता है जो कि हमेशा सच्चाई की राह पे चलते हैं। खैर, उन्हें रिस्पेक्ट शो करने के बाद शी हाउ वहाँ पे रैबिट गर्ल और गोल्डस्टोन से कहता है कि मैं यहाँ पे सेकंड इमोर्टल ऑरा को हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जगह मेरी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पर क्योंकि तुम लोग यहाँ पे फ्री हो तो तुम लोग यहाँ पे ट्रायल्स की तलाश कर सकते हो, और क्योंकि ये एरिया बहुत ही ज्यादा ठंडा है तो हो सकता है यहाँ पे तुम लोगों के हाथ में कोई खास ट्रायल भी लग जाए, इसलिए अपनी तलाश शुरू कर दो। शी हाउ की ये बात सुनकर गोल्डस्टोन के साथ साथ रैबिट गर्ल भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो खुश होते हुए शी हाउ से कहती है कि मैं तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा होली मेडिसिन को ढूंढने की तलाश करूंगी, क्योंकि होली मेडिसिन ज्यादातर ऐसी ठंडी जगहों पे ही पाई जाती है। और ये कहकर रैबिट गर्ल वहाँ पे बिल्कुल एक बच्चे की तरह भागकर वहाँ पे उन ट्रायल्स को ढूंढने के लिए जाने लगती है, जो देखकर गोल्डस्टोन भी वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए कहता है कि मेरे लिए तो रोको, हम दोनों मिलकर यहाँ पे उन ट्रायल्स को ढूंढेंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें स्मॉल वर्ल्ड की एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग यू अपनी रियल बॉडी यू चैन से बदला लेने के लिए पहुंच चुकी थी और उन दोनों को ही दरमियान वहाँ पे फाइट भी स्टार्ट हो चुकी थी। हालांकि किंग यू वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपनी रियल बॉडी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि यू चैन रियल
बॉडी थी, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही इजीली किंग यू के सभी हमलों को डॉज करती जा रही थी। पर किंग यू भी वहाँ पे हार मानने को तैयार ही नहीं थी। वो दोबारा वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर यू चैन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए किंग यू के ऊपर अटैक कर देती है। और यू चैन के इस पावरफुल अटैक की वजह से मजबूरन किंग यू को भी वहाँ पे पीछे हटना पड़ा था, जो देखकर यू चैन वहाँ पे स्माइल करते हुए किंग यू से कहती है कि तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हो, तो फिर आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। जिसपे किंग यू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि तुम मुझे अपने साथ मर्ज करते हुए न सिर्फ मेरी सारी मेमोरीज को इरेज करना चाहती हो, बल्कि उसी के साथ साथ मेरी सारी कल्टीवेशन पावर्स को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लोगी। इसके अलावा तुम्हें मुझसे और कोई भी हमदर्दी नहीं है। जिसपे यू चैन उससे कहती है कि आखिर मुझे तुमसे हमदर्दी होगी क्यों, तुम तो मेरे ही एक हिस्सा हो जिसे मैंने अपनी पास को बढ़ाने के लिए बनाया था। पर अगर तुम मेरे साथ मर्ज होने के लिए मान जाती हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी मेमोरी को इरेज नहीं करूंगी। और वैसे भी तुम मेरी सेकंड बॉडी हो, एक न एक दिन तुम्हें अपनी रियल बॉडी के साथ तो मिलना ही होगा। यू चैन की ये बात सुनकर किंग यू वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहती है कि तुम्हारी टून से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मेरे साथ मर्ज होने के बाद मुझे पूरी तरह से खत्म कर दोगी, इसलिए मैं कभी भी तुम्हारे साथ एक नहीं होंगी। जिसपे यू चैन उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब तुमने मेरे पास जबरदस्ती करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। वैसे तो मैं ये सब प्यार के साथ करना चाहती थी, लेकिन अब मजबूरन मुझे सख्त कदम उठाने ही होंगे। और ये कहकर यू चैन अचानक ही वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किंग यू को वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के अंदर जगह लेती है। ये एक फॉरबिडन टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल अपनी सेकंड बॉडी को अपने साथ मर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहीं किंग यू को ट्रैप करने के बाद यू चैन वहाँ पे उसकी तरफ बढ़ते हुए कोल्ड टोन में उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम नेचर के रूल्स के खिलाफ जा पाओगी, मेरे बिना तुम्हारी एग्जिस्टेंस कोई भी मायने नहीं रखती, मैं हूँ तो तुम हो। और ये कहकर यू चैन अचानक ही आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे वहाँ पे किंग यू के साथ मर्ज होने लगी थी। और जैसे जैसे वो वहाँ पे किंग यू के साथ मर्ज हो रही थी वैसे वैसे उसे किंग यू की कुछ मेमोरीज भी दिखने लगी थी। पर इस प्रोसेस में बेचारी किंग यू को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जो देखकर यू चैन वहाँ पे उससे कहती है देखा तुमने, फाइनली हम दोनों एक हो ही गए। और ये कहकर यू चैन ने वहाँ पे किंग यू की सारी पावर्स को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जो देखकर किंग यू वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है कि मेरी किस्मत का फैसला तुम नहीं करोगी। और ये कहकर किंग यू भी वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा यू चैन की बॉडी से बाहर आ जाती है, जो देखकर यू चैन उससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाती हो तो हम दोनों मिलकर इमोर्टैलिटी को भी हासिल कर लेंगे, क्या तुम इमोर्टैलिटी को हासिल नहीं करना चाहती। जिसपे किंग यू उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरी मेमोरीज को इरेज मत करना। जिसपे यू चैन उससे कहती है कि मैं तो बस कुछ फालतू बातों को ही इरेज कर रही थी, ताकि वो बातें जो कि हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, स्पेशली उस शी हाउ की मेमोरीज से, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने में सबसे बड़ा हाथ उसी का है। यू चैन की ये बात सुनकर किंग यू वहाँ पे गुस्से से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मेरी मेमोरीज मेरी है और मैं किसी को भी उसे मिटाने का हक नहीं देती। वहीं किंग यू को इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखकर यू चैन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, स्नो माउंटेन्स के बीचों बीच एक एंशिएंट केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बैठा हुआ शी हाउ अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। हालांकि ये जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी थी, लेकिन उसके बावजूद भी शी हाउ के ऑरा की वजह से आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म दिखाई दे रहा था। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ शी हाउ वहाँ पे अपने मन में ही कह रहा था कि मुझे अब आगे बढ़ने के लिए जल्द से जल्द सेकंड इमोर्टल ऑरा को भी हासिल करना ही होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम रैबिट गर्ल और गोट स्टोन को देखते हैं, जो कि ट्रायल्स की तलाश में अब तक भी वहाँ पे भटक रहे थे, लेकिन अभी तक वहाँ पे उनके हाथों में कोई भी टायर नहीं लगा था। जो देखकर रैबिट गर्ल वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आसपास कोई भी टायर मौजूद है। जिसपे गोट स्टोन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक भी यहाँ पे खाने के लिए कोई एक भी अच्छा सा स्टोन नहीं मिला। ऊपर से अब तो मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी अचानक ही सामने वाले स्नो माउंटेन्स के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और वो ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा और खतरनाक था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से आसपास का पूरा एरिया भी वहाँ पे तबाह होने लगा था। जो देखकर गोट स्टोन वहाँ पे रैबिट गर्ल से कहता है कि मुझे लगता है शी हाउ ने सेकंड इमोर्टल ऑरा को भी हासिल कर लिया होगा। असल में वहाँ पे ये सब शी हाउ की वजह से ही हो रहा था, इसलिए अब उन दोनों को वहाँ पे शी हाउ की चिंता भी होने लगी थी। जो देखकर गोट स्टोन वहाँ पे रैबिट गर्ल से कहता है कि उन्हें हम लोग दोनों चलकर जल्दी से एक बार उसे देख के आए। जिसपे रैबिट गर्ल वहाँ पे कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ पे पीछे से किंग यू भी आ जाती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे उन दोनों से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ, क्या शी हाउ ने दोबारा यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। किंग यू की ये बात सुनकर रैबिट गर्ल उसे वहाँ पे कोई जवाब देने की बजाय उल्टा वहाँ पे खुश होते हुए कहती है सीनियर सिस्टर फाइनली अब वापस आ ही गई, मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। और हाँ, अभी अभी जो ब्लास्ट हुआ है वो शी हाउ की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से लगातार माउंटेन्स के अंदर बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, पर उसने ब्रेक थ्रू किया है या नहीं इसके बारे में तो हम लोग भी नहीं जानते। तभी गोट स्टोन वहाँ पे किंग यू के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछता है तुम तो यू चैन के साथ अपना पुराना हिसाब किताब क्लियर करने के लिए गई थी ना, तो फिर क्या हुआ उसका, क्या तुमने उसे हरा दिया। जिसपे किंग यू वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है नहीं, हम दोनों ही आपस में फाइट करते हुए बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो
गई, इसलिए मजबूरन मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। और जब रैबिट गर्ल को ये पता चलता है कि बेचारी किंग यू वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, तो वो जल्दी से अपने पास एक होली मेडिसिन को बाहर निकाल कर उसे खाने के लिए दे देती है, जिसे किंग यू ने भी वहाँ पे ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे खा लिया था, जिसे खाते ही उसकी सभी इंजरीज भी वहाँ पे काफी हद तक हील हो जाती हैं। जिसके बाद किंग यू वहाँ पे गोल्डस्टोन और रैबिट गर्ल से कहती है कि तुम लोग पिछले 3 दिनों से ट्रेस को ढूंढने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इसलिए तुम दोनों अपनी मेहनत को इस तरह से बेकार मत जाने दो। और रही बात शियाओ की रक्षा की, तो उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सीधा यहाँ से शियाओ की तरफ जाती हूँ और तुम दोनों अपने ट्रेस को ढूंढने का काम जारी रखो, क्योंकि शियाओ के पास रहते हुए मैं खुद को भी रिकवर कर लूंगी। किंग यू का ये आइडिया गोल्डस्टोन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की। और ये कहते हुए गोल्डस्टोन रैबिट गर्ल को अपने साथ लिए बगैर ही वहाँ से निकल जाता है, जो देखकर रैबिट गर्ल भी वहाँ पे उसके पीछे भागते हुए कहती है कि मेरे लिए तो रोको। और उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर किंग यू की फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ चुकी थी और मुझे इसके इरादे यहाँ पे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे थे। खैर उसके बाद किंग यू सीधा वहाँ पे स्नो माउंटेन्स की तरफ ही बढ़ जाती है। उसके बाद हमें उसी गुफा का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ शियाओ ने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर को लगाते हुए खुद को वहाँ पे उस पावरफुल ब्लास्ट से बचाया था, लेकिन वो प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे शियाओ को ज्यादा देर नहीं बचा पाता और देखते ही देखते शियाओ वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरने लगा था। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल एंड समय पे किंग यू की एंट्री होती है, जो कि जल्दी से आगे बढ़ते हुए शियाओ को वहाँ पे संभाल लेती है। और किंग यू को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर शियाओ को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो चौंकते हुए उससे पूछता है क्या कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो यू चैन के साथ अपना पुराना हिसाब किताब क्लियर करने के लिए गई हुई थी। जिसपे किंग यू उससे कहती है कि हाँ, लेकिन इस बार भी मैं ऐसा करने में नाकाम रही। हालांकि उसे मैंने बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था, पर उसके साथ साथ मैं खुद भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। पर तुम बताओ तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा था? क्या तुमने यहाँ पे फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया? जिसपे शियाओ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने से बस एक स्टेप ही दूर था, लेकिन तभी यहाँ पे ये ब्लास्ट हो गया जिसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है और अब इन इंजरी से रिकवर होने के लिए मुझे कुछ दिनों को ब्रेक लेना पड़ेगा। जिसपे किंग यू उससे कहती है लेकिन तुम दोबारा ब्रेक थ्रू करना क्यों चाहते थे? क्या तुम यहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक थ्रू करते हुए सेकंड इमोर्टल एनर्जी को भी हासिल करना चाहते हो? जिसपे शियाओ भी हाँ में अपना सर हिला देता है, जो देखकर किंग यू भी वहाँ पे स्माइल करके आगे बढ़ते हुए उससे कहती है कि मुझे अपनी इंजरी दिखाओ। और जब किंग यू वहाँ पे शियाओ के क्लोज आकर उसकी इंजरी को चेक करती है तो उससे कहती है ये तो वाकई बहुत बड़ी इंजरी है, तुम्हें वाकई अब कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना चाहिए। जिसपे शियाओ उसे वहाँ पे कुछ जवाब दे पाता उससे पहले किंग यू ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शियाओ के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे शियाओ वहाँ पे बचने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, पर इंजर्ड होने की वजह से वो वहाँ पे ज्यादा देर खुद को नहीं बचा पाता। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में किंग यू नहीं बल्कि यू चैन थी, पर जब तक शियाओ को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि यू चैन ने वहाँ पे अपने एक सील तलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा वहाँ पे युआओ के सोल सीरियलम के अंदर डाल दिया था, जिसके चलते यू चैन वहाँ पे बहुत ही इजीली शियाओ की इमोर्टल बॉडी को भी सील कर देती है, जिसके चलते अब शियाओ चाहकर भी वहाँ पे खुद को नहीं हिला पा रहा था। जो देखकर यू चैन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहती है तो फाइनली आज तुम मेरे ट्रैप में फंस ही गए, अब मैं देखती हूँ कि तुम मुझसे बचकर कहाँ भाग पाते हो। जिसपे शियाओ भी गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है तो ये तुम हो? किंग यू कहाँ है और आखिर तुमने उसके साथ क्या किया? जिसपे यू चैन उससे कहती है कि तुम खुद मरने के करीब हो और तुम्हें इस हालत में भी यहाँ पे किंग यू की पड़ी हुई है, पर चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि फिलहाल के लिए वो जिंदा है। मुझे पता था वैसे तो तुम्हें हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन किंग यू का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें बहुत ही इजीली हराया जा सकता है। और देखो फाइनली मेरा प्लान वाकई कामयाब हो गया और आज किंग यू की रिलेशनशिप का मुझे ही फायदा हो रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम गोल्डस्टोन और रैबिट गर्ल को देखते हैं, जो कि वहाँ पे किंग यू के बारे में ही बातें कर रहे थे और उन्हें अब वहाँ पे धीरे धीरे किंग यू के ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि किंग यू ने बहुत ही चालाकी से उन लोगों को यहाँ पे भेज दिया था, इसलिए उन दोनों को ही वहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही थी। और तभी अचानक ही उन दोनों के दिमाग की बत्ती जलती है और वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो किंग यू नहीं बल्कि यू चैन थी और उसने हमें बेवकूफ बनाते हुए यहाँ पे भेज दिया। और ये पता चलते जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो अचानक ही किंग यू भी टेलीपोर्ट होते हुए उनके सामने आ जाती है, जिसे वो दोनों यू चैन समझते हुए उसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन किंग यू उन्हें वहाँ पे समझाते हुए कहती है मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं यू चैन नहीं बल्कि किंग यू हो। लेकिन जब फिर भी उन दोनों को वहाँ पे किंग यू की बातों के ऊपर यकीन नहीं आता तो किंग यू रैबिट गर्ल से कहती है कि तुम्हें खाना और ड्रिंक करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और गोल्डस्टोन तुम्हें स्टोन्स को खाना बहुत ज्यादा पसंद है। अब किंग यू की ये बात सुनकर उन दोनों को भी वहाँ पे यकीन हो जाता है कि उनके सामने खड़ी हुई लड़की वाकई किंग यू है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू चैन ने पूरी तरह से शियाओ को अपने कब्जे में बांध रखा था, जो देखकर शियाओ वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किंग यू का नाम लेते हुए मुझे यहाँ पे डरा दोगी? शियाओ की ये बात सुनकर यू चैन वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है कि मुझे ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही किंग यू हूँ और मैं ही यू चैन हूँ। जिसपे शियाओ उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम और वो दोनों बहुत ही ज्यादा अलग हो, इसलिए खुद को उसके साथ मत जोड़ो। शियाओ की ये बात सुनकर यू चैन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही
नहीं हो रहा है, पर कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के बाद मैं उसे भी अपने कंट्रोल में ले लूंगी। और ये कहकर यू चैन ने दोबारा वहाँ पे शिहाओ के ऊपर अटैक करते हुए उसके ऊपर एक और सील लगा दी थी, जो देखकर शिहाओ वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें मेरा इतना ज्यादा डर है कि तुम एक के बाद मेरे ऊपर सील्स लगा ही जा रही हो। जिस पे यू चैन उससे कहती है कि वो पर्सन जो कि एंशिएंट सेजेस को भी पार कर सकता है उसे मैं यहाँ पे जाकर भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। जिस पे शिहाओ उससे कहता है कि वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आज से पहले तुम्हें हर बार तुम्हारे ऑरा को सेंस कर लिया करता था, लेकिन इस बार मैं भी तुम्हारे ऑरा को सेंस नहीं कर पाया, ये सब तुमने कैसे किया। जिस पे यू चैन वहाँ पे एक बार फिर से स्माइल करते हुए शिहाओ को बताती है कि हमारे बूटियान सेट के पास ऐसी काफी सारी सीक्रेट टेक्निक्स मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल करते हुए किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। और अब तुम्हारे सवालों के जवाब बहुत हो गए, अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे तुम्हारी मोटल बॉडी के ऊपर कब्जा करने दो। यू चैन की ये बात सुनकर शिहाओ उसे वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि तुम बस थोड़ा सा और इंतजार करो और उसके बाद मैं किंग यू को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना दूंगा। शिहाओ की ये बात सुनकर यू चैन उससे कहती है कि तुम्हारी इन बातों को मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम अपनी बकवास बंद ही रखो। और ये कहते हुए यू चैन ने वहाँ पे अपने पास एक सोल लॉकिंग टावर को भी बाहर निकाल लिया था और उसे भी वो सीधा वहाँ पे यूहाओ के सोल सीरियलम के अंदर ही भेज देती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए यू चैन शिहाओ की सोल को अपने कंट्रोल में लेने वाली थी। पर शिहाओ को वहाँ पे इस सबसे तकलीफ होने के बजाय उल्टा बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था और ये बात यू चैन को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए शिहाओ से कहती है कि अगर मैंने तुम्हारे सोल सीरियलम के अंदर मौजूद थंडर एम्परर की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी यू चैन नहीं। यू चैन की ये बात सुनकर शिहाओ भी उसे वहाँ पे ललकारते हुए कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो ऐसा ट्राई करके देख लो। शिहाओ की ये बात सुनकर यू चैन वहाँ पे अपने पास एक ड्रैगन रोप को बाहर निकालते हुए उससे कहती है तो अभी तक भी तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपने ड्रैगन रोप का इस्तेमाल करते हुए शिहाओ के ऊपर अटैक भी कर दिया था, लेकिन तब तक शिहाओ भी वहाँ पे खुद को संभाल चुका था और उसने अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पे यू चैन की ट्रैप से भी आजाद करवा लिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग यू गोड स्टोन और रैबिट गर्ल को लेकर शिहाओ को बचाने के लिए रवाना हो जाती है। और अब तो किंग यू उसके दिमाग को भी पढ़ पा रही थी, जिसकी मदद से अब किंग यू को वहाँ पे ये भी पता चल गया था कि शिहाओ अब खतरे से बाहर है। असल में यू चैन के प्लान यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। वो यहाँ की सोल्स को अपने साथ मर्ज करते हुए उन्हें अपने साथ मिलाना चाहती थी और किंग यू ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर उसके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता। इसलिए किंग यू उसे रोकने के लिए जल्दी से उसी केव की तरफ ही बढ़ जाती है, पर वो रैबिट गर्ल और गोड स्टोन को अपने साथ नहीं ले जाती। लेकिन वो दोनों भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इसलिए वो दोनों पीछे रहकर ही देखने का डिसाइड करते हैं। और ये फैसला करने के बाद वो दोनों भी वहाँ पे किंग यू के पीछे निकल जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा उसी केव का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू चैन और शिहाओ के दरमियान बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच किंग यू भी वहाँ पे आ जाती है, जिसे देखकर शिहाओ वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गई। शिहाओ की ये बात सुनकर किंग यू आगे बढ़कर उसे आराम करने के लिए कहती है और खुद वो वहाँ पे अकेले ही यू चैन का मुकाबला करने के लिए सामने आ जाती है, जो देखकर यू चैन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी सील तलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए किंग यू की बॉडी को भी सील करने की कोशिश करती है, जिसपे किंग यू भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को रिलीज करते हुए उससे कहती है कि अब की बात तुम्हारी ये सील तलिस्मैन भी तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। और ये कहकर किंग यू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सील तलिस्मैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। लेकिन इसी बीच यू चैन वहाँ पे बहुत ही चालाकी से शिहाओ की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेती है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।